आप सभी विद्यार्थियों का डिलीजेंट ट्यूशंस में स्वागत है और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th साइंस का पहला चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। देखिए, इस चैप्टर को थोड़ा पढ़ने से पहले हम इसके नाम को समझ लेते हैं। सबसे पहले आपका जो नाम आता है वो है क्रॉप। क्रॉप क्या होती है? फसल को बोलेंगे। प्रोडक्शन मतलब उसको उगाना और मैनेजमेंट प्रबंधन करना, उसको कैसे हम मैनेज करेंगे कि वो फसल पूरी तैयार होकर उसका कैसे भंडारण करना, ये सब चीज़ें इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे। तो पहली बात आती है कि क्रॉप उगाई क्यों जाती है, हमें क्यों चाहिए क्रॉप। ऑब्वियस सी बात है, खाना खाने के लिए। फसल जो भी उगाई जाती है हमें फूड प्रोडक्शन के लिए बनाई जाती है। फूड जो है लार्ज स्केल पर उगाना इस चैप्टर में हम सीखेंगे या पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले जो डेफिनेशन आती है वो है क्रॉप की। क्रॉप क्या है? व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड अ क्रॉप। क्रॉप किसको कहेंगे? जब प्लांट्स यानी पौधे जो है एक ही प्रकार के पौधों को एक स्थान पर बड़े पैमाने पर हम उगाए, कल्टीवेट करें, उसको क्या बोलेंगे? क्रॉप। जैसे एग्जांपल हो गया वीट का। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हम किसी भी प्रकार के पौधे को फील्ड में उगाए तो उसको हम कहेंगे क्रॉप। अगर हम अपने छत पे गमलों में कोई पौधा उगाते तो उसे हम क्रॉप नहीं कहेंगे। चलिए अगले डेफिनेशन पर। अगली डेफिनेशन आती है क्रॉप पैटर्न्स पर। यह आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा कि हम मुख्यतः दो क्रॉप पैटर्न होते हैं हमारे पास, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप क्या होती है? द क्रॉप विच आर सोन इन रेनी सीजन। जो फसलें रेनी सीजन में उगाई जाती है उनको खरीफ क्रॉप कहते हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। जो बारिश का मौसम है इंडिया में कब होता है? जून से सितंबर का जो महीना होता है वो बारिश का मौसम होता है। और इसके कुछ एग्जांपल्स आपको याद रखने, जैसे कि पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट। ये सब हो गए एग्जांपल खरीफ क्रॉप के। नेक्स्ट आता है रबी क्रॉप। द क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। जो फसलें विंटर सीजन यानी सर्दियों के मौसम में उगाई जाती है, जो कि रहता है हमारा अक्टूबर से मार्च के बीच का, उसको हम बोलते हैं रबी क्रॉप। जैसे एग्जांपल हो गया वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड। तो ये दोनों डेफिनेशन आपको हर हालत में याद होने चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, कि क्रॉप प्रोडक्शन की मुख्य प्रैक्टिस कौन सी, कैसे कैसे इसको हम उगाएंगे। देखिए, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस या क्रॉप प्रोडक्शन प्रैक्टिस में सबसे पहले आते हैं हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार करना। नेक्स्ट आता है सोइंग यानी बुआई। फिर आता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, कि हम खाद और उर्वरक कैसे डालेंगे। फिर नेक्स्ट आता है इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब हो गया सिंचाई। उसके बाद आता है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड, जो अवांछित पौधे हैं उनसे हम अपनी फसलों की प्रोटेक्शन कैसे करेंगे, बचाव कैसे करेंगे। नेक्स्ट आता है हार्वेस्टिंग, फसल तैयार होने के बाद उसे काटेंगे कैसे। और उसके बाद है स्टोरेज, या फसल जो हमारी कट चुकी है उसको स्टोर यानी भंडारण कैसे करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सोइल, सोइल को या मिट्टी को तैयार करना। द प्रिपरेशन ऑफ सोइल इज फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। जो मिट्टी को तैयार करना है वो पहला स्टेप होता है कोई भी फसल उगाने से पहले। टर्न द सोइल एंड लूजन इट, उसको मिट्टी को पलट कर उसको ढीला कर देते हैं। दिस अलाउज द रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सोइल। ये इससे फायदा क्या होता है कि जो हमारे पौधे की रूट है वो जमीन में या मिट्टी में गहराई तक नीचे चली जाती है, पेनिट्रेट कर जाती है। द लूज सोइल अलाउज द रूट टू ब्रीथ इजिली। जो ढीली मिट्टी है उससे क्या फायदा होता है? जो रूट है हमारे पौधे की वो आसानी से सांस ले सकती है। नेक्स्ट आता हमारा कि मिट्टी की जो तैयारी है वो की कैसे जाती है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सोइल इज कॉल्ड टिलिंग। जो प्रोसेस है मिट्टी को टर्न करने का और लूज करने का, मिट्टी को पलटने का और उसे ढीला बनाने का, उसे क्या बोलते हैं? टिलिंग या प्लफिंग। और ये किस टूल की हेल्प से होता है? प्लफ। प्लफ को हिंदी में बोलते हैं हल। हल की सहायता से हम मिट्टी को ढीला करते हैं और उसे पलट देते हैं। अब चलिए देखते हैं कि हल कैसा होता है। देखिए, हल का डायग्राम आपको दिया गया है। खैर ये पुराने ज़माने में यूज़ होता था, आगे हम पढ़ेंगे कि नई मशीन कौन सी है। तो हल में क्या होता है? एक तो प्लफ शाफ्ट, ये इसकी शाफ्ट है, एक डंडी होती है लकड़ी की जो बैलों के ऊपर लगाई जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो डंडी है यहाँ से बैलों के ऊपर ये लगा दी गई है। और नीचे का जो ये होता है प्लफ शेर, यहाँ पे इससे ये जो हिस्सा इसका मिट्टी के अंदर जाता है, जो मिट्टी को खोदता है और उसे पलट के ढीला कर देता है।
चलिए अब देखते हैं प्लफ में क्या होता है, यानी हल में क्या होता है। दिस इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रोन बाय पेयर ऑफ बुल्स। ये किससे बना होता है, लकड़ी से बना होता है, और किसके द्वारा खींचा जाता है, बुल्स यानी बैलों के जोड़े के द्वारा इसको खींचा जाता है। हल को चलाते हैं बैलों के जोड़े से। लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड प्लफ शाफ्ट। एक लंबा लट्ठा होता है लकड़ी का जिसको क्या बोलते हैं, प्लफ शाफ्ट। जो मैंने अभी आपको दिखाया ये प्लफ शाफ्ट होता है। नेक्स्ट आता हो क्या होता है, इट इज अ सिंपल टूल विच इज यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सोइल। ये भी मिट्टी को पलटने में यूज होता है, उसको ढीला करने में यूज होता है, साथ ही साथ वीड्स को निकालने में भी यूज होता है। अब होता क्या है ये, जिसको हम हिंदी में खुरपी बोलते हैं, खुरपा बोलते हैं, वो क्या होता है, हो। आप देख सकते हैं ये इसका डायग्राम है। इससे क्या होता है कि ये जो बेंट प्लेट है ये मिट्टी के अंदर धंसती है और इसे खींच के हम मिट्टी को निकाल देते हैं, पलट देते हैं, और अगर कोई पौधा होगा उसको भी हम इससे निकाल देंगे। अब देखिए नेक्स्ट आता है हमारा कल्टीवेटर। ये मॉडर्न मशीन में आता है। तो इसमें क्या है, नाउअडेज प्लफिंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर। आज के समय में हम प्लफिंग किससे करते हैं, ट्रैक्टर से चलने वाले कल्टीवेटर के द्वारा। तो ये हो गया आपका ट्रैक्टर, और कल्टीवेटर हो गया जो ये मशीन पीछे लगी हुई है। तो इस मशीन में क्या होते हैं, जो नीचे पैने आपको नजर आ रहे हैं ये मिट्टी के अंदर धंस जाते हैं, और जब ट्रैक्टर चलता है तो ये खिंच के मिट्टी ढीली हो जाती है और पलट जाती है। नेक्स्ट हमारी आती है सोइंग, कि बीज को बोना। अब बीज बोने से पहले सबसे क्या पहले करना पड़ता है, सिलेक्शन ऑफ सीड, कि सीड को हम कैसे छांटेंगे। तो देखिए सीड को छांटने से पहले हमें पता करना होगा डैमेज सीड कौन से होते हैं, जो खराब सीड होते हैं वो आखिर होते कैसे हैं। तो डैमेज सीड कैसे होते हैं, होलो होते हैं। होलो यानी कि वो खोखले होते हैं, इसलिए वो क्या हो जाते हैं, हल्के होते हैं। तो आपको ऊपर एक क्वेश्चन दिया गया है कि जो सीड्स होते हैं वो कौन से सीड है जो पानी के ऊपर तैरते हैं, फ्लोट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको होगा नीचे। डैमेज सीड जो होते हैं होलो होते हैं, खोखले हो जाते हैं, जिससे क्या होते हैं, लाइटर हो जाते हैं, वो हल्के हो जाते हैं और पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, तैरने लगते हैं। ये बहुत अच्छा मेथड है सेपरेट करने का गुड हेल्दी सीड्स को डैमेज सीड से, कि खराब सीड को हम अलग कर लेंगे और जो अच्छे सीड है उनको ले लेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रेडिशनल टूल। ट्रेडिशनल टूल का मतलब हुआ पारंपरिक कौन से हमारे औजार है जो जिसके द्वारा हम बीजों को बोते हैं। तो ये हो गया हमारा ट्रेडिशनल टूल। ये क्या होता है, वही हल की तरह है, बस इसमें क्या है, ऊपर एक फनल लगी होती है जिसमें एक किसान अपने हाथों से बीज डालता है और वो बीज इस फनल से होते हुए मिट्टी के अंदर जाते रहते हैं। अब इसमें क्या होता है, द टूल यूज फॉर ट्रेडिशनली, जो परंपरागत रूप से हम औजार इस्तेमाल करते हैं बीज को बोने के लिए, इस शेप लाइक अ फनल। वो किसकी शेप में होते हैं, फनल की शेप में होते हैं। फनल की शेप कैसी होती है, ये आप देखिए ऐसे होती है फनल की शेप। तो यहाँ से जब हम बीज डालते हैं इसके अंदर, तो इस शाफ्ट या पाइप के थ्रू वो बीज कहाँ जाते हैं, इधर नीचे मिट्टी में चले जाते हैं, और मिट्टी में धीरे धीरे करके जैसे ये बैल आगे बढ़ेंगे तो वो अलग अलग प्लेस पे वो बीज मिट्टी में दबते हुए चले जाएंगे, जिससे पानी डालने से वो फिर पौधे में परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सीड ड्रिल। सीड ड्रिल क्या है, अब के समय में होने वाले औजार। तो ये हो गया आपका सीड ड्रिल। सीड ड्रिल में भी क्या होता है, ऊपर एक अपनी स्टोरेज टैंक होता है जिसमें अलग अलग बीज भरे रहते हैं, जो धीरे धीरे करके इससे नीचे की तरफ आते हैं, और ये अलग अलग जो ड्रिल्स है इनके अंदर वो बीज जाते हैं, और वो बीज क्या होते हैं, फिर मिट्टी में धंसते चले जाते हैं। तो नाउअडेज द सीड ड्रिल इज यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। आज के समय में क्या होता है कि सीड ड्रिल से हम क्या करते हैं, बीज का रोपण करते हैं, किसकी सहायता से, ट्रैक्टर की सहायता से। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट। कि अब एग्जाम्पल आप देखिए, अगर मैं बीज बोता हूँ एक ही स्थान पर बहुत सारे बीज मैं बो देता हूँ, ठीक है, और एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसपे हम थोड़े डिस्टेंस पर बीज को बोते हैं ऐसे अलग अलग, तो इसमें किसकी फसल ज़्यादा अच्छी होगी, ऑब्वियस सी बात है ये फसल ज़्यादा अच्छी होगी। इसमें क्या दिक्कत है कि जब ये पौधे बड़े होंगे, सारे के सारे बीज जब बड़े होंगे तो ये ओवर क्राउडेड हो जाएंगे। यहाँ पे क्या होगी, जगह नहीं होगी इनके बीच में, ना तो इन पौधों को पूरा न्यूट्रिशन मिल पाएगा और ना ये ठीक से बढ़ पाएंगे। और इन पौधों में क्या होगा कि इनको पूरा न्यूट्रिशन भी मिलेगा और ये ठीक से बढ़ भी पाएंगे। इसलिए क्या होता है, अप्रोप्रिएट डिस्टेंस चाहिए हमें कोई भी सीड के बीच में उगाने से पहले। इससे क्या होता है कि उनको सफिशिएंट सनलाइट मिलती है, पूरी सूर्य की रोशनी मिलेगी, न्यूट्रिएंट्स जो है वो अच्छे से ले पाएंगे और पानी भी ठीक से मिलता रहेगा उन्हें। फिर नेक्स्ट आता है हमारा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। उनमें हम उर्वरक और खाद डालते हैं। तो मिट्टी जो होती है, देखिए ये अगर आपकी खेत की मिट्टी है, आपने एक टाइम पे कोई फसल उगाई तो वो इस मिट्टी में से न्यूट्रिएंट को यूज करेगी।
अब वो मिट्टी में से न्यूट्रिएंट जो है कम होते जाते हैं, और नेक्स्ट टाइम हम बार बार ऐसे फसल उगाते रहेंगे तो न्यूट्रिएंट धीरे धीरे कम होते जाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, अलग से उसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर डालते हैं। तो द सब्सटेंस विच आर एडिड टू द सोइल इन फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट इज कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो वो सब्सटेंस, वो तत्व जो हम ऐड करते हैं, मिट्टी में डालते हैं, किस लिए, इन फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स के तौर पर, किसके लिए, हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट, प्लांट की हेल्दी ग्रोथ के लिए, उनको हम क्या कहते हैं, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब देखिए आगे वही बात आती है, कंटिन्यूस कल्टीवेशन की बार बार जो फसल रोपण होता है उससे क्या होता है, सोइल के अंदर पुअर इन न्यूट्रिएंट्स, की मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाती है। इसलिए जो फार्मर होते हैं वो क्या करते हैं, मैन्योर ऐड करते हैं टू द फील्ड्स टू रिप्लेनिश द सोइल विद न्यूट्रिएंट्स, ताकि वो मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स की कमी हुई है उसको पूरा कर सके। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मैन्योरिंग। तो ये भी आपकी एक डेफिनेशन आ रही है। अब कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं फर्टिलाइजर्स के, जैसा कि आपका हो गया यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, एनपीके। एनपीके की फुल फॉर्म होती है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। दूसरा जो मेथड है रिप्लेनिशिंग का वो है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है कि हम बदल बदल कर फसल उगाते रहे। अब इस मेथड में क्या होता है, दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑल्टरनेटली। अलग अलग टाइम पर अलग अलग फसलें उगाकर हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं। आप पहले ही पढ़ चुके हैं छोटी क्लासों में राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या होता है, जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, यानी दलहन के जो पौधे होते हैं, दाल के जैसे पौधे हो गए, उनकी रूट्स में यह पाया जाता है राइजोबियम बैक्टीरिया, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, मिट्टी के अंदर और नाइट्रोजन मिला देता है। नेक्स्ट आता हमारा डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लाइन बाय लाइन समझेंगे। तो फर्टिलाइजर्स में क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स इज अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सोल्ट। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, मैन मेड होते हैं। और मैन्योर क्या होता है, ये नेचुरल होता है। मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग। ये किससे प्राप्त होता है हमें, डिकम्पोजिशन यानी विघटन होता है किसका, कैटल डंग, जो गाय भैंस होती है उनके जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसका विघटन होता है। और प्लांट रेसिड्यू, प्लांट रेसिड्यू का मतलब हो गया जो टूटे हुए पेड़ पौधे की टहनियाँ पत्ते होते हैं उनको बोलेंगे हम प्लांट रेसिड्यू। फर्टिलाइजर्स इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री। फर्टिलाइजर को हम कहाँ पे बनाते हैं, फैक्ट्रीज के अंदर बनाते हैं। और मैन्योर को कहाँ पे हम बना सकते हैं, फील्ड यानी खेतों के अंदर भी हम बना सकते हैं। फर्टिलाइज डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू सोइल। फर्टिलाइजर जो है मिट्टी को कोई ह्यूमस प्रदान नहीं करता है। और मैन्योर क्या करता है, मिट्टी को बहुत अधिक मात्रा में ह्यूमस प्रदान करता है। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा, उनके अंदर प्लांट न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटेशियम। ये न्यूट्रिएंट जो है वो अलग से इन फर्टिलाइजर में डाले जाते हैं। और मैन्योर के अंदर इनके कंपैरिजन में ये ज़्यादा न्यूट्रिएंट नहीं होता है, लेकिन इनके कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है। अब दोस्तों आपको मैं बता दूं कि मैन्योर जो है वो ज़्यादा फायदेमंद होता है। उसकी कुछ एडवांटेजेस है जो हम नेक्स्ट टॉपिक में आगे पढ़ेंगे। तो इसके एडवांटेजेस क्या है, इट एनहांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल। ये क्या करता है कि मिट्टी की पानी होल्ड करने की कैपेसिटी जो है उसको बढ़ा देता है। मतलब क्या हुआ कि जैसे ये मिट्टी है इसके अंदर हमने पानी डाला तो ये पानी को होल्ड करके रखेगी। पानी जल्दी से ना तो बह सकता है और ना ही जल्दी इवापोरेट होगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टी को, पानी की होल्ड करने की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ा देता है। इट मेक्स द सोइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम इजी। ये मिट्टी को क्या करता है, पोरस बना देता है। पोरस का मतलब क्या हो गया, मिट्टी को छिद्रित कर देता है। उसमें छोटे छोटे छेद रहते हैं जिससे क्या होता है, मिट्टी आसानी से गैसेस एक्सचेंज कर सकती है। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब। इससे क्या होता है कि जो फ्रेंडली माइक्रोब्स है, जो हमारी फसल के लिए अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो बढ़ जाते हैं। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ सॉइल। ये मिट्टी को टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इरिगेशन। इरिगेशन की डेफिनेशन क्या होगी, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। कि पानी की सप्लाई किसमें, क्रॉप्स के अंदर रेगुलर इंटरवल्स पे समय समय पर पानी की जो सप्लाई दी जाती है क्रॉप्स को, उसको क्या बोलते हैं हम, इरिगेशन बोलते हैं। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि पौधों को भी बढ़ने के लिए, अपना फोटोसिंथेसिस करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। अभी इरिगेशन कितनी करनी होती है ये डिपेंड करता है उस जगह के टेम्परेचर पर और किस तरह के हम पौधे उगा रहे हैं, इन चीज़ों पर वो डिपेंड करता है।
नेक्स्ट आता है सोर्सेस ऑफ इरिगेशन, कि इरिगेशन के स्रोत कौन से होते हैं जहां से हमें पानी मिल सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है, वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड, लेक्स, रिवर, ये बहुत सारे सोर्सेस है किस चीज के, इरिगेशन के। चलिए आगे हम पढ़ते हैं कुछ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन की, परंपरागत या पहले जमाने के जो मेथड हम यूज करते थे। तो सबसे पहले आता है मोट। ये क्या होता था, पुल्ली सिस्टम, चेन पंप और ढेकली और रहट। अब इनके डायग्राम आप देख लीजिए। सबसे पहले आता मोट। मोट में क्या होता था कि यहाँ से जो रस्सी है, इस मोट को इस जो बर्तन के आकार का है इसको बांध के रखती थी। अब जैसे ही इसको हम कुएं के अंदर डालेंगे, रस्सी से इसको खींचते थे किसी पशु की सहायता से, ये ऊपर आता था, फिर इसको पानी को गिरा के हम फसलों को पानी देते थे। नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड नंबर पे चेन पंप। चेन पंप क्या होता था कि ये चेन के थ्रू एक पंप लगा होता था जिसमें यहाँ पे पानी आ रहा है, और जैसे जैसे ये व्हील घूमेगा, ये बाल्टी जैसा जो है ये नीचे जाएगा और वापस इस पानी को गिराएगा। तो ये जो चेन है इसके साथ ये बाल्टी वाला जो बर्तन है ये आगे बढ़ता है, पानी के सोर्स से पानी भरेगा और वापस आके जब इस पानी को लाएगा तो यहाँ पे उड़ेल देगा और ये पानी क्या है, फसलों में जाता रहेगा। नेक्स्ट आता है हमारा ढेकली। ढेकली में क्या होता है कि इधर एक लोग पर हम वेट लगा देते हैं, दूसरे लोग पर कोई बर्तन जैसे बाल्टी लगा दी। अब इसको हम अपने हाथ की सहायता से नीचे करते हैं। जब ये नीचे जाती है, बाल्टी भर जाती है, पानी भर जाता है और इस वेट की सहायता से वो अपने आप ऊपर आ जाती है। उस बाल्टी के पानी को हम फिर खेतों में गिरा देते हैं जिससे इन फसलों को पानी मिल जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा रहट सिस्टम। रहट में क्या होता है कि जो ये एक पशु है, बैल है, इससे हम इस रहट को घुमाते हैं जिससे ये कनेक्शन जो है इस व्हील को घुमाता है। व्हील में अलग अलग तरह के ये बर्तन लगे होते हैं जो वापस गोल गोल घूमकर इस पानी को भरेंगे और नीचे गिराते रहेंगे जिससे फसलों को पानी मिलता रहता है। तो दोस्तों ये सब जो मेथड थे वो ट्रेडिशनल मेथड है, ये अब नहीं यूज होते हैं। अब नेक्स्ट जो अब हमारे आते हैं वो है मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन जो अभी के समय पे यूज होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम। फवारा के जो सिस्टम होते हैं वो, द सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। अब ये सिस्टम कहाँ पर यूज होता है, जो अनइवन लैंड हो। अनइवन लैंड मतलब क्या हो गया, उबड़ खाबड़ जमीन हो और जहां पर पर्याप्त मात्रा में पानी भी ना मिलता हो, वहां पे क्या यूज होता है, स्प्रिंकलर सिस्टम का हम इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि मान लो कि उबड़ खाबड़ लैंड है, अगर ऐसे कोई लैंड है, अगर हम पानी डालते हैं तो इस जगह पे पानी ज़्यादा भर जाएगा और इस जगह पे पानी ना के बराबर रहेगा। इसलिए क्या करते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम लगा देते हैं कि यहाँ पे एक फव्वारा लगा दिया, यहाँ पे एक फव्वारा लगा दिया। अब ये फव्वारा घूमते घूमते यहाँ पे हर जगह पे स्प्रिंकल करता रहेगा जिससे पूरे खेत में पानी मिल जाता है। इसमें होता क्या है, वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू ए मेन पाइप। एक मेन पाइप की सहायता से पानी को फ्लो कराया जाता है अंडर प्रेशर। प्रेशर के साथ उसको, ये पंप के द्वारा हम प्रेशर बनाते हैं। विद द हेल्प ऑफ पंप इट एस्केप फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल। और पंप की सहायता से जो प्रेशर बन रहा है उससे पानी आगे जाएगा और यहाँ पे जो नोजल लगी होती है उसकी सहायता से पानी जो है बाहर निकलेगा। नेक्स्ट आता हमारा ड्रिप सिस्टम। अब ये सबसे कारगर मेथड है, ये सबसे अच्छा मेथड होता है। इस सिस्टम में क्या होता है, वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप। पानी जो है बूंद बूंद करके गिरता है नियर द रूट्स, जो जड़ें होती है पौधे के उसके पास। इट इज द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन एंड ट्रीज। ये सबसे बेस्ट टेक्निक होती है किसको पानी देने की, फ्रूट प्लांट जो हो गए क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा पानी लगता है, गार्डन्स के अंदर और बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उनके अंदर। इसमें क्या होता है, बिल्कुल भी पानी वेस्ट नहीं होता। बाकी जितने भी हमारे मेथड है, किसी में कम किसी में ज़्यादा पानी वेस्ट होता है, लेकिन ड्रिप सिस्टम में बिल्कुल पानी वेस्ट नहीं होता। आप देख सकते हैं कि जैसे कुएं से पानी निकला है, इस पंप की सहायता से ये नोजल ये पाइप की सहायता से यहाँ पे जाएगा पानी और ड्रॉप बाय ड्रॉप इन पौधों की जड़ों में वो पानी गिरता रहेगा, जिससे क्या है पौधे को वो पानी मिल जाएगा और पानी वेस्ट भी नहीं होता। फालतू का कोई पानी भरा नहीं जाता। यह जो पाइप है इसका एक हिस्सा इसकी रूट के पास चला जाता है जो वहाँ जमीन के अंदर ही पानी छोड़ देता है। अब हमारी फसल उग के तैयार है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड, कि हम वीड यानी अवांछित जो पौधे होते हैं उनसे कैसे अपनी फसल को बचाएंगे। अब पहले तो हम समझ लेते हैं कि वीड होते क्या है। इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप। दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड। एक खेत में क्या होते हैं, बहुत सारे अनडिजायरेबल जो हमें पौधे नहीं चाहिए वो भी फसल के साथ उग जाते हैं। इन पौधों को क्या बोलते हैं, हम वीड्स बोलते हैं। द रिमूवल ऑफ वीड इज कॉल्ड वीडिंग। वीड को हटाने या फसल से निकालने के उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, वीडिंग। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड कम्पीट विद द क्रॉप प्लांट फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड स्पेस एंड लाइट। अब वीडिंग करनी क्यों जरूरी होती है, क्योंकि जो क्रॉप प्लांट हमने उगाए हैं वो उनके साथ कम्पीट करता है, उनके साथ संघर्ष करता है। किस चीज के लिए, पानी के लिए,
न्यूट्रिएंट्स के लिए और स्पेस और लाइट के लिए। इन सभी चीज़ों के लिए वो उनसे कम्पीट करता है। तो इससे कहीं ना कहीं जो हमारे क्रॉप प्लांट है उनको कम पानी, कम न्यूट्रिएंट, कम स्पेस और कम लाइट मिलेगी, जिससे हमारी फसल पे बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम इन पौधों को हटा दें। अब फार्मर जो है बहुत सारे मेथड यूज़ करते हैं अपने इन वीड्स को हटाने के लिए, जैसे कि हो गया टिलिंग। टिलिंग क्या होता है कि फसल उगाने से पहले हम इन पौधों को अपरूट करते हैं ताकि ये पौधे मर सके। नेक्स्ट होता है मैनुअल रिमूवल। मैनुअल रिमूवल में क्या होता है कि खुद से इन पौधों को निकालते हैं, तो किसी खुरपी की सहायता से हम इन पौधों को निकाल देते हैं। ऐसे ही सीड ड्रिल का भी यूज़ करते हैं इन पौधों को अपरूट करने के लिए, निकालने के लिए। कुछ केमिकल का भी इस्तेमाल करते हैं जिनको हम बोलते हैं वीडिसाइड्स। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड्स लाइक 2,4-D। ये एक एग्जाम्पल है वीडिसाइड का। तो वीडिसाइड क्या होते हैं कि वीड को हम कंट्रोल करते हैं किससे, कुछ केमिकल से, जिनको हम क्या बोलते हैं वीडिसाइड्स। उसका एक एग्जाम्पल हो गया 2,4-D। तो इसमें होता क्या है, जो किसान होते हैं वो अपने खेत में इन केमिकल को छिड़कते हैं फसलों के ऊपर, जिससे कि क्या है, उन पौधों को, तो जो फसलों के पौधे उनको कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन जो हमें पौधे नहीं चाहिए जैसे कि वीड्स, वो मर जाते हैं। अब देखते हैं आगे। ये देखिए, ये जो किसान है ये क्या कर रहा है, इस पंप के द्वारा ये वीडिसाइड जो है इन फसलों के ऊपर छिड़क रहा है, जिससे क्या होगा कि वो जो वीड्स है वो मर जाएंगे। अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, डू वीडिसाइड्स हैव एनी इफेक्ट ऑन पर्सन हैंडलिंग द वीडिसाइड स्प्रेयर। अब जो ये पर्सन यानी जो किसान है जो इसको हैंडल करता है, चलाता है, उसको क्या कोई प्रभाव पड़ेगा इसके छिड़कने से? हाँ बिल्कुल पड़ेगा। देखिए, स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर। इससे क्या हो सकता है कि जो किसान है उनकी हेल्थ को क्या है, कोई प्रभाव पड़ सकता है। सो दे शुड यूज दिस केमिकल वेरी केयरफुली। इसलिए क्या है, इनको बड़ी सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद पीस ऑफ क्लॉथ। उन्हें क्या करना चाहिए, किसी मास्क की सहायता से या किसी कपड़े की सहायता से अपने मुंह और नाक को ढक लेना चाहिए जब वो स्प्रेइंग करते हैं। देखिए, आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि इस किसान ने भी अपने मुंह को कवर कर रखा है। अब उसके बाद आता है हार्वेस्टिंग। अब हमारी फसल जो है बिल्कुल पककर तैयार है, तो वो फसल क्या है, कटाई के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। तो द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। तो फसल की कटाई को हम क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग। और ये कब की जाती है, आफ्टर मैच्योरिंग। मैच्योरिंग यानी कि जब फसल पूरी पक जाती है तो उसकी कटाई की जाती है। अब ये किसकी सहायता से होता है, सिकल। ये मैनुअल प्रोसेस है। सिकल किसको बोलते हैं, दरांती को बोलते हैं सिकल। दरांती की सहायता से किसान जो है अपनी फसलों को काटते हैं। लेकिन अगर फसल जो है बहुत बड़े पैमाने पर उगाई गई है तो हार्वेस्टर का यूज करते हैं। हार्वेस्टर क्या होती है, एक मशीन होती है जिससे फसलों को हम काट सकते हैं। अब एक मशीन आती है जिसमें ग्रेन को भी, हम बीज को भी सेपरेट कर लेते हैं। अब आगे देखिए, इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू सेपरेटेड। अब जो फसल हमने काटी है उसमें से क्या है, सीड ग्रेन को हम अलग करते हैं फ्रॉम द शाफ। शाफ किसको बोलेंगे हम, भूसा जिसको कहते हैं उसको शाफ कहेंगे। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग। अब थ्रेशिंग जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि किसी जो कटी हुई फसल है उसमें से बीज को अलग करना। अब हमारे पास इस नीचे एक मशीन दी हुई है, इसको हम बोलेंगे कंबाइन मशीन। कंबाइन मशीन क्या है, इसमें फसल भी कटती है, साथ ही साथ जो भूसा है वो भी अलग हो जाता है। यहाँ से ये जो मशीन है घूमती रहती है और इस भूसे को अलग कर देती है इस पाइप से, और यहाँ से हमारा बीज निकलते रहते हैं। अब देखिए, जिन फार्मर्स के पास स्मॉल होल्डिंग यानी कि बहुत छोटे पैमाने पर खेत या लैंड होते हैं, वो विनोइंग की हेल्प से इसको अलग करते हैं। विनोइंग क्या हो गया कि हवा के हेल्प से इसको हम अलग करेंगे। आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा है। अब देखिए, हार्वेस्ट फेस्टिवल का भी एक अलग से टॉपिक दिया हुआ है। हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है क्या है कि जब फसलों की कटाई होती है तो किसान उसको बड़े हर्षोल्लास से बनाते हैं। तो नीचे आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली। नेक्स्ट आता है हमारा स्टोरेज। अब फसल जब कटकर तैयार है, उसके हमने ग्रेन्स भी निकाल लिए हैं, तो अब मेन काम आता है उसको स्टोर करने का, भंडारण करने का। हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम। जो कट्टे हुए फसल या हमारे बीज है उसको हमें क्या है, लंबे समय तक इस्तेमाल करना है, इसलिए लंबे समय तक उसे रखना पड़ेगा। दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर। वो किससे हमें उनका बचाव करना है, मॉइस्चर यानी नमी से, इंसेक्ट से, कीड़ों से, रैट यानी चूहों से, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो छोटे छोटे बैक्टीरिया, वायरस होते हैं उनसे। अगर कोई फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैं उनको बिना सुखाए अगर हम स्टोर करेंगे तो वो क्या हो जाते हैं, खराब हो सकते हैं, और छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे
उनको नुकसान पहुंचेगा, जिससे कि क्या होता है, वो अनफिट हो जाएंगे यूज़ करने के लिए, वो हमारे इस्तेमाल करने के लिए ठीक नहीं रहेंगे और उसको हम जर्मिनेट भी नहीं कर सकते, उसको वापस उगा भी नहीं सकते। अब देखिए, ये होते हमारे बड़े बड़े साइलोस हैं जिसके अंदर हम इनको स्टोरेज करके रखते हैं। छोटे जो किसान होते हैं वो इनको ग्रेनरीज में करते हैं, ये जो जूट के बैग है इनमें भर के इसको स्टोर किया जाता है। ये देखिए, फार्मर स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटेलिक बिन्स। मेटेलिक बिन्स होती है और जूट बैग्स होते हैं जिसके अंदर जो फार्मर है इन ग्रेन्स को स्टोर करते हैं। लेकिन लार्ज स्केल पे जो फूड स्टोरेज होती है, ग्रेन की स्टोरेज होती है, वो किसके अंदर होती है? साइलोस और ग्रेनरीज के अंदर होती है। बड़े बड़े अनाज ग्रह होते हैं और साइलोस होते हैं जिसके अंदर इनको हम प्रोटेक्ट करके रखते हैं। अब कुछ ये घर पे हम यूज़ करते हैं ड्राइड नीम लीव्स, सूखी हुई नीम की पत्तियां जो होती हैं उनको हम ये डाल के रखते हैं ताकि जो है ये हमारे गेहूं हो गया, चावल हो गया, जो भी दाने हैं उनके अंदर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी पेस्ट से उनको कोई नुकसान ना हो। अब आता है फूड एंड एनिमल्स। अब हम एनिमल्स को भी पालते हैं जैसे कि काऊ, बफेलो, गोट, ये सब हो गई। अब इसको हम बोलते हैं एनिमल रेयरिंग या एनिमल हस्बेंड्री। जब हम लार्ज स्केल पर जानवरों को पालते हैं तो उसको हम बोलेंगे एनिमल हस्बेंड्री। तो विद्यार्थियों, इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आपके कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं इसका सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूँगा।